ट्रंप ने फार्मा पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान क्या किया? देखते ही देखते शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए, जबकि इस टैरिफ का उतना असर भारतीय कंपनियों पर पड़ने की संभावना भी नहीं है। फिर भी बाजार ने जो रिएक्शन दिया वो वाकई चिंता की बात है। अब देखिए ना, फार्मा सेक्टर को लीजिए, ये एक ऐसा सेक्टर रहा जो कि गिरते बाजार में मजबूती के साथ खड़ा रहता है। निवेशकों का भरोसा रहता था कि चलो सब गिरेंगे तो ये कम से कम नहीं गिरेगा। अब ये डिफेंसिव सेक्टर खुद की रक्षा नहीं कर पाया, डिफेंस नहीं कर पाया। लगातार गिरावट की मार झेल रहे आईटी सेक्टर में जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण दिखने लगी थी, वो भी धूमिल होती चली गई। अब लाख टके का सवाल यह है कि यहां से आगे क्या होगा। ये गिरावट कोई बड़ा अशुभ संकेत तो नहीं दे रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म निवेशक हैं तो क्या अब पैसा डालना रिस्की है क्या? थोड़ा रुक जाएं। आईटी और फिर फार्मा के बाद अभी भी ट्रंप के पास क्या कोई हथियार है जिससे डरने की जरूरत है, या फिर उनके तर्कश से सारे तीर निकल चुके हैं? एक और बात, आने वाले हफ्ते में 2 हफ्ते में 2 बड़े इवेंट होने वाले हैं। पहला, रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक के दरों पर फैसला होगा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी। दूसरा, 9 अक्टूबर से अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है। अब बाजार की जो हालत है, ऐसे में क्या इन दोनों इवेंट पर बाजार कोई अच्छा रिएक्शन देने के मूड में है क्या? आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब, कैपग्रो कैपिटल के एडवाइजर अरुण मल्होत्रा जी, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब, और साथ ही साथ फिरोज अजीज साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में सुनील जी आप ही से करूं। आज हमने तो सुना था कि जीएसटी की दरों में कटौती की जा रही है, तो कार पर सेल चल पड़ा, कपड़ों पर सेल लग गया, अभी शेयर में सेल लग गया। ये तो मैंने सोचा नहीं था, आपने बताया भी नहीं था मुझे। तो आप समराइज करें तो क्या कह रहे हैं कि बुलिश इकोनॉमी बैरिश मार्केट, करेक्ट? तो एक मिनट, ये आज की ये हलचल है, इसको बात छोड़िए। अगर बैरिश इकोनॉमी बुलिश मार्केट होता तो डरने की जरूरत होती, मगर बुलिश इकोनॉमी और बैरिश मार्केट में डरने का वक्त नहीं है। क्या है कि शॉर्ट टर्म में और भी नेगेटिव हो सकता है, मगर लॉन्गर टर्म के लिए हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ को, मार्केट को कैचअप करना ही है एक ना एक दिन। और वो दिन होगा जब एफआईआईज मन बदलते हैं इंडिया के बारे में, और उसके पीछे एक ही व्यक्त की बात है, वो है टैरिफ। क्योंकि बाकी कुछ नहीं है। एफआईआईज को इंडिया की ओर देखें तो वैल्यूएशंस भी अभी करेक्ट हुए। एक साल में आपको निफ्टी का 5% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स 7% डाउन है, स्मॉल कैप इंडेक्स 9% डाउन है। मार्केट करेक्ट हो रही है और अक्टूबर से अगले साल की डिस्काउंट भी चलेगी। तो मेरे ख्याल में ये क्या है कि ये ट्रंप की जो अनसर्टेनिटी की प्रीमियम अभी मार्केट डिमांड कर रही है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मार्केट प्रेशर में है। मगर एक मीडियम टर्म निवेशक के लिए मैं कहूंगा कि धीरे धीरे आप घुसे, और गिरावट भी आ सकती है, मगर आपको स्थिति इससे बेहतर नहीं हो सकती। यानी बुलिश इकोनॉमिक ग्रोथ और बैरिश मार्केट की सिचुएशन, बाय लो सेल हाई, या एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के लिए ये सही मौका है। मगर शॉर्ट टर्म में अब क्या और समस्या गिरावट ये आ है कि सकती सुनील जी अब एवरेजिंग करते करते लोगों के सारे पैसे खत्म हो गए। अब समस्या है कि पैसे कहाँ से लाए एवरेजिंग करने के लिए। नहीं, एसआईपी बुक तो कर रहे हैं ना, वो कहां से आ रहा है? 26,000 करोड़ हर महीने लोग डाल रहे हैं ना। उनको नाराज नहीं होना है, कंटिन्यू करना है अपने एसआईपी। उनको नाराज नहीं होना, एसआईपी कंटिन्यू करना है। अनु सिंघल सर, आपको क्या लगता है ये जो गिरावट है क्या संकेत दे रहा है? कोई बड़ा अशुभ संकेत तो नहीं है ये? देखिए लक्ष्मण जी, डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म का नज़रिया रख के चल रहे हैं तो ये क्लियरली इस समय मार्केट में फियर फैक्टर है। और आई थिंक इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जिस तरीके से वापस बैक टू बैक इंडिया के अगेंस्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं इंडिया के अगेंस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो H1B वीज़ा वाला जो ऑर्डर था वो क्लियरली एंटी इंडिया था, क्योंकि 73% H1B वीज़ा इंडियंस यूज़ करते हैं। और अब इसके बाद जो फार्मा पर ऑर्डर आया है, हालांकि अभी इंडियन जेनरिक फार्मा को नहीं टारगेट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोगों का मानना है कि ये उस दिशा में एक कदम है। तो अब मार्केट को इस समय ना एक रिस्क लग रहा है कि
ये शायद कहीं ना कहीं सिचुएशन वापस ख़राब हो रही है। जो बीच में 2 हफ्ते पहले एक बॉनहोमी बनी थी दोनों लीडर्स के बीच में, उसके बाद थोड़ी होप जगी थी जो, उसका थोड़ा कहीं ना कहीं नलीफाई हुई है वो होप्स। और जिस तरीके से एफ सेल कर रहे हैं, तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर, कहीं ना कहीं एक पैनिक नज़र आ रहा है। वैसे मेरा ये मानना है कि इस समय बाज़ार में मौके हैं, और अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट देखिए करेक्ट हो चुकी है अच्छी खासी, पिछले 1 साल में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 6% के, और इस बीच में अर्निंग्स भी ऊपर आई हैं, मार्केट के वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं। हाँ, एफ ज़रूर सेल कर रहे हैं और वो लगातार शॉर्ट कर रहे हैं, तो वो रिस्क है मार्केट में। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मार्केट डेफिनेटली इस समय थोड़ा स्केरी लग रहा है। बिल्कुल, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म का नज़रिया तो मार्केट वाक़ई थोड़ा-सा कमज़ोर लग रहा है। अरुण मल्होत्रा साहब, आपका क्या नज़रिया है? चूँकि ये बाज़ार जिस तरीके से गिरा है, वाक़ई लोगों को डरा रहा है। देखिए लक्ष्मण जी, जैसा अभी कहा प्रवक्ता ने, शॉर्ट टर्म में मार्केट स्क्रीन देखेंगे, सारी चीजें डाउन है, पूरी रेड स्क्रीन है, थोड़ा फियर माइंड में आएगा। जैसे ही आप अपना टाइम स्ट्रेच करेंगे, मीडियम टर्म 6 मंथ 9 मंथ, बिकॉज 6 महीने तक ये जो अनसर्टेनिटी है ये पक्का खत्म हो जाएगी। फार्मा पे, आईटी पे जो भी लगना होगा वो लग चुका होगा, और उसके बाद एक न्यू बिजनेस मॉडल सेट हो चुका होगा। तब ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है जो 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 टैरिफ से, जो ट्रम्प फैक्टर से आ रही है, वो मार्केट से निकल चुकी होगी। तो आपको अर्निंग्स, और सेकंड हाफ इंडिया का अर्निंग सीजन भी मच बेटर होगा फर्स्ट हाफ से, तो आपको दौरान से डिसेंट रिटर्न मिलनी चाहिए। बट उसमें आपको ये अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है ये जरूर हटाना होगा, और मुझे लगता है कि वी आर वेरी नियर दैट, कमिंग टू दैट एंड ऑफ दैट अनसर्टेनिटी। क्योंकि अगले साल अगर आप देखें तो मिड टर्म इलेक्शंस के अगले चांस हो सकते हैं यूएस में। फिर यूएस में कहीं ना कहीं ओलंपिक, सॉरी, गेम्स आ रहे हैं ओलंपिक्स 2028 में, वहां के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। तो यूएस को भी अपनी इकोनॉमी कहीं ना कहीं रिवाइव करनी है, और सारे सारे जितने भी टैरिफ रेट्स आने थे वो आ चुके हैं। यहां से नेगेटिव इंक्रीमेंटली आने की बहुत ही कम आशा है। यहाँ से नेगेटिव आने की काफ़ी कम आशा है। ये एक बड़ा मुद्दा आपने कहा। एक तो मार्केट की बात रही, ऐसा करता हूँ मार्केट पे जाऊँगा, लेकिन ये जो आपने कहा, इस पे मैं एक सवाल अनुज सिंघल साहब आपसे भी ले लूँ, चूँकि आपने भी अभी पिछले सवाल के जवाब में ट्रंप की बात करी थी कि ट्रंप का असर दिख रहा है। तो ट्रंप के पास जितने भी हथियार थे, वो सारे तो चल पड़े हैं। एक फार्मा बचा था, एक आईटी बचा था। पहले आईटी पर उन्होंने गाज गिराया, फिर फार्मा पे गिराया। अब तो ट्रंप के तर्कश में कोई तीर दिख नहीं रहा है। फिर भी ट्रंप का खौफ बना रहेगा क्या अनुज जी? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अब वो जो गांडीव से तीर छूट चुके हैं, वो जो हर्ट कर रहे हैं, अगर आपके 2 योद्धा घायल हो गए, अब वो कितने समय तक घायल रहेंगे और वो आपके लिए युद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा ना। अब अर्निंग्स कितनी इम्पैक्ट होंगी आगे जाते हुए, आई थिंक मार्केट को ये समझना होगा। और इस वजह से ये ऐसा नहीं है ना कि ये वन टाइम इम्पैक्ट है। देखिए क्या होता है लक्ष्मण जी, मार्केट में ना 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है वन टाइम इम्पैक्ट, वन टाइम इम्पैक्ट आया, स्टॉक में एक रिएक्शन आया, स्टॉक मूव ऑन हो गया। एक होता है परमानेंट डैमेज। अब जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं अगले 3.5 साल तक, क्या आईटी और फार्मा पर एक परमानेंट डैमेज हो जाएगा? अगर ऐसा है तो क्या मार्केट के 2 बड़े सेक्टर चलना बंद कर देंगे? और अगर ऐसा है तो क्या मार्केट को उस हिसाब से अपने वैल्यूएशन को रीसेट करना पड़ेगा? ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जितना वो हर्ट कर सकते थे उसमें शायद काफ़ी हद तक कर चुके हैं। खैर, वैसे कोई भरोसा थोड़ा ना इनका कुछ नया निकाल रहे हैं, हमें पता भी ना हो ऐसा कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि इस समय अनसर्टेनिटी है मार्केट में। आपने तो फिर से डरा दिया मुझे कि आपने कहा कि भरोसा नहीं है, कुछ नया निकल के आ जाए। कुछ नया बचा है क्या? फिरोज अजीज साहब अगर जुड़ गए हैं तो। नमस्कार लक्ष्मण जी। आई थिंक नया कुछ ज्यादा बचा नहीं है, और जो भी ट्रम्प साहब ने पूरी कोशिश की है हमारी मार्केट को गिराने की। आप देखें, आज भी निफ्टी की आज की गिरावट के बाद भी 1 मंथ में भी निफ्टी पॉजिटिव है। अब ये देखते हैं हम कहां से गिरावट देख रहे हैं। अगर कल तक की जो भी रिटर्न आई थी वो हम अपनी जेब में मानते हैं, तो जाहिर सी बात है आज की 1% की निफ्टी गिरावट आपको हर्ट करेगी। अगर आप ये मान के चलें कि भाई निफ्टी की वॉलेटिलिटी इतनी कम है, फिर भी हमें दुख होता है। 24,300 से 25,300 के इर्द गिर्द जो 4% होता है, 4% में ही घूमा है पूरा 1.5 2 3 महीना।
सो ऑल आई एम सेइंग इज इट्स आल्सो अबाउट आवर एक्सपेक्टेशन। हम चाहते हैं कि भाई कल तक के जो पैसे जेब में आए वो तो मेरे हैं, कल खर्च करने जा रहा हूं, तो जरूर मायूसी है। ऑफ कोर्स आज जो स्मॉल कैप में जो गिरावट आई वो थोड़ी स्केरी थी। लास्ट 6 महीने से ऐसा शायद ही हुआ है जहां आपको इतनी डाइवर्जेंस देखने को मिले बिटवीन मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। अगर आज की जो गिरावट है, इज दैट अनदर पैंडोरस बॉक्स ऑफ अ स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट करेक्शन? ये सवाल निकल के आता है। पॉइंट 2। पॉइंट 3, ट्रंप साहब ने जो प्लान किया था, हम दुखी हैं, जाहिर सी बात है, बट ट्रंप साहब ने ये 2-4% गिराने की प्लान नहीं की थी। उन्होंने सोचा था भाई जितने मेरे स्टेटमेंट है इंडिया के खिलाफ 10% तो गिरनी चाहिए। जो 1 महीने से वो पीछे पड़े हैं कि 25% टैरिफ करूंगा, 50 करूंगा, अब इधर 100% ड्रग्स पे करूंगा, B1 वीजा बेच दूंगा और रोक दूंगा, और निफ्टी गिरी है 2%। Is that what he was planning for? To create a panic in the capital markets to correct the broader market by 2-3%? The answer is no. वो खुद ही शॉक्ड है यार, गिर क्यों नहीं रही 10-15%? इतने तो भयंकर मैंने बयान दे दिए फिर भी नहीं गिर रही, क्योंकि फॉरेनर बेच चुका है। आप रिलायंस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक्स, उसकी आपको ब्लूमबर्ग पे पूरे ओनरशिप मिल जाएगी। 400 से ऊपर ज्यादा शेयर्स हैं, वो पूरे एफआईआईज मिल जाएंगे। उसमें आप बिहेवियरल पैटर्न बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हो। डिस्क्रिशनरी एफआईआईज के पास माल ही नहीं बचा है। सब जो भी एफआईआई हैं वो पैसिव वाले हैं, वो बेच नहीं सकते। ट्रम्प साहब को तो क्या कोई किसी को नहीं सुन सकते, वो सिर्फ खरीद के बैठते हैं। दैट्स माय व्यू। 5-7% की करेक्शन इज business as usual to me. For a person who is not prepared, 1% is also not business as usual. नहीं, यहाँ पे फिरोज अजीज साहब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि अब एफआईआईज को जितना बेचना था बेच के निकल चुका, अब उससे ज़्यादा बेचने की गुंजाइश बचती भी नहीं है। तो गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह तो एफआईआईज ही माने जा रहे थे, तो अब वो जो बड़ा गिरावट का दौर था खत्म माना जाए? ये लक्ष्मण सर देखो, मैं बड़ी गिरावट एफआईआई की वजह से आने की संभावना कम है ये कह रहा हूं। ऑफ कोर्स वो इतने बड़े पूल से क्या वो 2 बिलियन और बेच सकते हैं? अगर उनके पास 1 ट्रिलियन का माल हो, वो एडजस्ट करने जाएंगे इंडिया और चाइना के बीच में, तो काफी आउटफ्लो दिखेगा। इट्स अबाउट द क्वांटम। क्वांटम्स काफी हैं। FY21 जब कोविड का साल, भारी भरकम साल खत्म हुआ था, उसके बाद जो भी एफआईआई लाए हैं, निकाले हैं, जीरो ही है उनकी इनफ्लो। आज आउटफ्लो हो चुकी है। पहले 1-2 साल लाए थे, फिर 2 साल निकाले। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, एफआईआई में अगर 5,000 करोड़ एक दिन निकल गया, उसमें मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूं। बट मार्केट फॉलिंग 10%, 5%, 20%, वो एफआईआई की वजह से नहीं हो सकता। एक चीज़ आपने अपने जवाब में कहा, उस पर मैं ज़रा अभिषेक अग्रवाल साहब आपकी राय मानूं कि गिरावट मिड कैप में जो गिरावट आई वो थोड़ी सी जो है लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, कि ये क्या था मामला? ये देखिए, स्वाभाविक है कि अगर हम इंडिया के लार्जर पार्ट ऑफ इकोनॉमी को देखें तो ये मिड एंड स्मॉल वाली कंपनीज है जो ज़्यादातर चलती हैं। अब अनाउंसमेंट जो आ रही है लार्जली वो पॉकेट्स के अंदर में कुछ कुछ बड़ी कंपनी उसको डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मार कहाँ पड़ेगी अगर हम देखेंगे तो वो 100% मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं जहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। एंड वहाँ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्जिन लेवल पे या डी ग्रोथ पे जो है वो कितनी ज़्यादा आज की डेट में है, वो जब ये सिनेरियो हम हमारे सामने अगले क्वार्टर के अर्निंग्स पे देखेंगे तो पता चलेगा कि रियल में डैमेज कितना हुआ है। अभी तो जितनी भी डिस्कशंस हो रही है ये सारी बातों में हुई, अनाउंसमेंट में हुई, मगर नंबर्स में ट्रांसलेशन होने में समय है। क्योंकि ये जो भी हम बात कर रहे हैं टैरिफ की, या कुछ लास्ट मंथ लगी है, कुछ अब लगने वाली है, तो अभी रियल इम्पैक्ट हमने देखा ही कहाँ है। अभी तो जो देख रहे हैं हम वो रिएक्शन देख रहे हैं। मार्केट के कुछ रिएक्शन को देखे ही हमारी हालत अभी पतली हो रही है। रियल नंबर्स तो भी आना बाकी है, और ये सारी चीजों में समय लगता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगले महीने तक ये सब हो गया खत्म जो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है इस तरह से है। वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका अपना डोमिनेंस जो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है एंड कंट्री वाइज टारगेट कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं नहीं कहूंगा कि इसे माननी चाहिए। ये कुछ हद तक एक तरह का ईगो वॉर भी है, कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी बात को मनवाने की कोशिश की जा रही है। एंड ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बात इंडिया की नहीं है, एक ग्लोबल ऑर्डर की है। एंड ग्लोबल ऑर्डर को जिस तरह से ट्रम्प अभी छेड़ है, आगे पीछे आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं अमेरिका को भी दिक्कत देगा।
एंड ये राइट डायरेक्शन नहीं है जिस तरह से काम हो रहा है। बहुत सारे अमेरिका के साइड से भी चीजें गलत हो रही है, बट वो एक तरफा नरेशन चल रहा है। जैसे अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट मैं बस एक पॉइंट यहाँ पे रख के छोड़ना चाहूंगा कि हम यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे वो बोल रहे हैं कि भाई आप एक्सपोर्ट मत करिए या आप टैरिफ लगेगा क्योंकि हम हमारे देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। तो ये तो आपकी देश की कंप्लेसेंसी है जो इतने सालों से आप कंप्लेसेंट थे, जिसके वजह से दूसरे नेशंस ने उसका एडवांटेज उठाया। तो ये गलत कैसे हुआ? आप आज आपकी प्रायोरिटी बदल गई है, तो आप रातों रात इस पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, ये कहीं नहीं हो सकता है। सो दैट इज अ फंडामेंटल हालांकि प्रॉब्लम। हालांकि वो अलग बहस का विषय है कि ये ट्रम्प का ये कदम कितना सही कितना गलत, इसका कितना लंबे तौर पे खामियाजा क्या रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के पास और भी कुछ है अब हम लोगों के खिलाफ चलाने के लिए? जी बिल्कुल है लक्ष्मण जी, अगर कल ये बोलेंगे कि ब्लैंकेट बैन ही कर दिया तो फिर क्या करेंगे? अभी तो बात टैरिफ की हो रही है, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि 50% टैरिफ का मतलब ब्लैंकेट बैन नहीं होता है। 50% टैरिफ लगा दिए तो ट्रेड की भाषा में कहते हैं 50+ टैरिफ मतलब एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट नील होने जा रहा है। तो ये एक यहाँ पर है। सुनील सोनम साहब, ट्रम्प साहब से अब डरना बंद कर दें हम लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? अब जेनेरिक्स पे नहीं लगाया, कल जेनेरिक्स पे लगाया तो वाट लगेगी ना हमारी। 95% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स टू जेनेरिक। आज स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने जेनेरिक्स पे कुछ अनाउंस नहीं किया। कल एक्चुअली जेनेरिक्स में अनाउंस कर दे तो समझिए क्या होगा। अब दुकान बंद करके घर में बैठना होगा। आई मीन ये सब आप कह रहे हैं कि हाथ में अस्त्र बहुत है यार, ऐसी बात नहीं है। तो बात ये है कि अभी पीयूष गोयल उधर गए हैं कि पॉजिटिव न्यूज भी आ आ भी गए? सकता, खाली नेगेटिव न्यूज पे ऊपर और नेगेटिव आएगा कि नहीं नहीं पूछ नहीं, रहे। ट्रेड पीयूष गोयल साहब आ गए, पीयूष गोयल साहब की पूरी टीम आ गई। हालांकि कहा गया कि बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन जो हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि बहुत कुछ हो जाएगा, शायद डील साइन होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, तो ऐसा कोई ठोस संकेत दिखा नहीं। मुझे लगता है ये भी आप बाजार के लोगों ने इसको भी भांप लिया है। नहीं नहीं, वो मिस्टर नागेश्वरन थे ना हमारे सीए, उन्होंने कहा ना कि नवंबर 30 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट। ऐसे ही थोड़ी वो हवा में बात करते हैं, ग्राउंड लेवल में कुछ हो रहा होगा और ये उम्मीद रख के जाएंगे कि ट्रेड में कुछ पॉजिटिव आ सकता है। हमसे ये उम्मीद को छोड़ना नहीं है। नहीं नहीं, उम्मीद उम्मीद तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप उम्मीद पर हम लोगों को बहुत दिन से कायम करके रखे हैं। अरुण मल्होत्रा साहब, ट्रम्प को लेके अब हम लोग टेंशन लेना बंद कर दें, क्योंकि अब तो होगा जितना उनको तीर चलाना था चला लिया। अब 90% जो जेनरिक ड्रग है, जेनरिक ड्रग मुझे लगता है इतना ऐसा कदम उठाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वैसी है नहीं, उसको बनाने में सालों लगेंगे। तो फिलहाल तो हमें लगता है कुछ वैसा है। देखिए, मेरा मानना है लक्ष्मण जी, यहाँ से इंक्रीमेंटली यूएस के जो अब डेटाज आएंगे ना, वो खराब आने चालू हो जाएंगे, तो डोमेस्टिकली उन पे प्रेशर रहेगा कहीं ना कहीं कि कोई भी जो नेगेटिव पॉलिसी चला रहे हैं उसको ना लाएं। कल एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर की स्टेटमेंट थी कि यूएस इज हेडेड फॉर अ डिजास्टर। सो कहीं ना कहीं दीज आर ऑल पोस्चरिंग, ताकि एक रेशनैलिटी आ सके। और आप ये मानिए, एक्सपोर्ट से होता क्या है इंडिया में, अगर आप पिछले 20-25 साल से, एटलीस्ट मेरा तजुर्बा ये कहता है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इंडिया के एक्सपोर्ट्स और हमारी कंपनी की अर्निंग साइकिल, या फार्मा हो और पिछले 20 साल ने आईटी ने डोमिनेट किया है, तो यूएस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट्स अ बिग कंज्यूमर मार्केट, आईटी की हो फार्मा की हो। तो जहां कहां फार्मा पे अगर या किसी पे भी कोई एक्सपोर्ट टैरिफ लग रहे हैं, उसका इंपैक्ट हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आएगा। आज सिर्फ स्टॉक प्राइसेस में आ रहा है, बट वो नंबर्स पर भी आएगा, और कहीं ना कहीं वो कब नंबर्स तक पे दिखेगा वो? प्रॉफिटेबिलिटी वो देखिए कब तक टैरिफ रहते हैं। अगर टैरिफ यहीं के यहीं रहे तो आपको दिसंबर क्वार्टर से आपको दिखना चालू हो जाएगा। और उस ये अच्छा। जो पॉलिसी ड्रैग या ग्लोबल ड्रैग है या ग्लोबल स्लो डाउन है, उसी को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी में रैशनलाइजेशन हुआ है, सीएस अपनी सीआरआर कट हुई है। अब उसका ट्रांसमिशन डोमेस्टिक इकोनॉमी रेजिलिएंट होती है, उसका एक जो ये वॉर चलेगा ना, टैरिफ वर्सेस ग्लोबल डोमेस्टिक स्टिमुलस, ये डिसाइड करेगी कि मार्केट कहां जाएगी। नहीं, इस वॉर में पता नहीं ये दोनों में कोई तालमेल है कि नहीं। फिरोज अजीज साहब, कि ट्रम्प टैरिफ का जो असर पड़ेगा, क्या उसको हम किसी तरीके से घरेलू स्तर पर कोई पैकेज देके, जैसे जीएसटी कट दे करके हम कंपनसेट कर पाएंगे क्या? कि दोनों
अलग अलग पैरेलल लाइन है? लक्ष्मण जी, फ्रॉम अ जीडीपी स्टैंड पॉइंट कर पाएंगे, कैपिटल मार्केट स्टैंड पॉइंट नहीं कर पाएंगे। जैसे सर ने भी कहा था कि बहुत सारी अर्निंग्स की कोरिलेशन है यूएस के एक्सपोर्ट्स पे, बट अगर आप पूरी कंट्री के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से देखते हैं तो 18% हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आज भी एग्जेम्प्ट हैं 81 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट में से। तो 0.3 से 0.4% की जीडीपी पे इंपैक्ट हो सकता है। ऊपर वाले की दया से काफी टेलविंड मिला है जीडीपी को। इस साल भी उम्मीद से अच्छी आने की काफी सारी संभावना है। सो कैपिटल मार्केट्स जो है वो निर्भर करती है टॉप 500 कंपनीज में। अब एमएससीआई की जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो मैं कल देख रहा था, उसमें 524 स्टॉक्स हो चुके हैं। उसकी टोटल फ्री फ्लोट है 34 लाख करोड़ की, इंडियन रुपीस में 34 लाख करोड़ की। अब इनकी जो अर्निंग्स की डिपेंडेंसी है यूएस पे, वो कितनी है उसकी एनालिसिस हम करने में लगे हुए हैं। तो कैपिटल मार्केट को आइसोलेट करना मुश्किल होगा, बट इकोनॉमी को आइसोलेट करना फिर भी रिलेटिवली इजियर होगा। दैट्स द ओपिनियन। नहीं, ये ज़रा बताइएगा, जब भी आप एनालिसिस पूरा कर लेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि टॉप 500 जो कंपनियां हैं उनमें से कितनी कंपनियां और कितना एक्सपोजर उनका उस लिहाज से यूएस एक्सपोर्ट की तरफ है। क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट पर रिलैक्सेशन मिल भी जाएगा तो कंपनियां चाहें कि अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। अलग अलग मार्केट हैं, यूरोप है, यूके है, जैसे वहाँ पे जाकर के मार्केट अपने आप को बनाएं ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसे निर्जक रिएक्शन आते हैं तो उसको हम सामना कर सकें। एक चीज़ जो कहा अरुण मल्होत्रा साहब ने कि दिसंबर से इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और इससे पहले अभिषेक अग्रवाल साहब ने कहा था कि अभी इम्पैक्ट दिखना तो बाकी ही है, जब इम्पैक्ट दिखेगा तब और असर दिखेगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है कब तक इस सारे ट्रम्प टैंट्रम का इम्पैक्ट दिखेगा एक्चुअल नंबर टर्म में, क्योंकि अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला आ गए? नहीं, बिल्कुल देखिए, देखना जो है वो अब यहाँ से शुरुआत होगी। जैसे पहले कोई हमारे पास इसका प्रेसिडेंट नहीं था, क्योंकि जो भी मैंने कहा जैसे पहले कि बहुत हद तक ये जो अनाउंसमेंट्स आई है टैरिफ की, वो इसका इफेक्टिव डेट जो है वो अभी हाल फिलहाल का ही है। सो नंबर्स में ट्रांसलेट होने में आप मान के चलिए कि 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर आपको लगेगा जहाँ पे हम रियल में देख पाएंगे, अगर ये एज इट इज रह गया तो। अगर कैविएट ये कि कल को वापस इन्होंने कुछ पुश बैक कर लिया या रिवर्ट कर लिया तो फिर चीजें बदल जाएंगी, बट अभी के लिए तो जो दिख रहा है, अगर ये एज इट इज कंटिन्यू करेंगे तो हम अगले 2 क्वार्टर में देखेंगे ये रियल में ट्रांसलेट होते हुए नंबर्स में, एंड वो डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं होने वाला है। हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, यहाँ हमारी डिपेंडेंस है, और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी अल्टीमेटली इस चीजों से अफेक्ट होता है। तो हर चीज हम एक्सपोर्ट के नजरिए से भी ना देखें, वहां पे जो भी नीति बनी जा रही है उसका दूसरी जगह में भी ट्रांसलेशन आता है, एंड इवेंचुअली इट माइट नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ बात उन फ्यू कंपनीज की या फ्यू सेक्टर्स की करें जो यूएस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, बल्कि कहीं ना कहीं वो हमें कहीं ना कहीं थोड़े डोमेस्टिक लेवल पे भी उसका जो है इम्पैक्ट इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से देखने को मिल सकता है। हाँ, चूंकि एक सेंटिमेंट है, फिर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के जो एंसिलरीज यूनिट्स हैं उनका भी असर पड़ेगा। वो कई बार सामान सप्लाई कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट में उस तरह से एक्सपोज नहीं होते हैं यहाँ पे। सुनील सुवर्णम साहब, हम अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आपने फार्मा की बात वहाँ पे की थी, तो फार्मा को लेके अब जो एक नया कह सकते हैं कि दरवाज़ा खुल गया है ट्रंप के हमले का। अभी तक जेनरिक पे नहीं लगा है, जेनरिक पे लगाने की अब संभावना बन जाएगी, आज न कल कभी हो सकता लग जाए। अब तक हो रहा था फार्मा को छोड़ कर रखेंगे, तो आपके हिसाब से क्या है कि फार्मा से अभी दूर रहने की सलाह देंगे अब आप? नहीं, ठीक है, फार्मा ऐसा सेक्टर फुल्ली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। डोमेस्टिक फार्मा भी है, उसमें हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक्स है, और जेनेरिक्स में भी देखिए 40 to 50% यूएस है, मगर बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि फार्मा की अर्निंग्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। जो मार्केट में आ रहा है रिएक्शन, वो ओवर रिएक्शन ही है। अब क्या वक्त है फार्मा खरीदने का, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जो जेनेरिक के ऊपर क्या कुछ डालेंगे नहीं डालेंगे, मार्केट सेंटीमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये डायरेक्ट एक्शन से फार्मा की अर्निंग्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बिकॉज 95% हमारे एक्सपोर्ट्स जेनेरिक्स में है। एंड कौन जाने ये 100% टैरिफ वो जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं, उसके कारण जेनेरिक्स का डिमांड भी बढ़ सकता है, बिकॉज उतने महंगे चीज उधर खरीदने से एक कंपेरेबल जेनेरिक ये पॉजिटिव भी आ सकती है। तो मैं नेगेटिव ऑन अर्निंग्स और फार्मा में नहीं हूं, बट क्या ये मार्केट की रिएक्शन और चलेगी या ना चलेगी ये नहीं कह सकते, बिकॉज क्या हो रहा है ना लक्ष्मण जी, कि डोमेस्टिक्स जो कि महीनों से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मार्च में उन्होंने कैश बैलेंस बहुत बढ़ा दिया था, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर
60,000 करोड़ पर मंथ DIIs और DMFs ने खरीदा है। अब महीने में 40-50 हजार ये आ रहे हैं ना, तो उनका भी एक एक्स्ट्रा एमिशन जो था खत्म हो रहा है। तो मेरे डर है कि और भी सेलिंग FII से आ गए तो उतना बाइंग पावर डोमेस्टिक के ऊपर बचा होगा कि नहीं, ये आने वाले दिन में ही दिखेगा। तो इसलिए प्राइस का रिएक्शन क्या होगा शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, ये इंटरेस्टिंग है फिरोज अजीज साहब, कि अभी इन्होंने ब्रांडेड पे लगाया, पेटेंटेड पे लगाया, तो हो सकता है कि इसकी वजह से जेनरिक की डिमांड बढ़ जाए। जो जेनरिक लेके जाएंगे तभी Yes, तो वहां ब्रांडेड definitely बनाएंगे। करेक्ट। आई थिंक ब्रांडेड बना दिया तो ऑफ कोर्स जो जेनरिक्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, नेगेटिवली कोरिलेटेड होना चाहिए विद द रेस्पेक्ट ऑफ टैरिफ। बट आई थिंक ज्यादातर जो हेल्थ केयर सेक्टर या फिर फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जो एक्सपोजर्स हैं वो काफी कम है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के इसमें बोलूं, तो अगर समझो कि 100 रुपए जो म्यूचुअल फंड के लगे हुए हैं उसमें 9.22% लगा हुआ है हेल्थ केयर में। अब उसमें आप अगर देख रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स जो हैं उसमें 12.4% हेल्थ केयर में म्यूचुअल फंड की एक्सपोजर्स। अगर समझो बैंकिंग में वित्त आती है ना, तो उसकी टोटल एवरेज 26.92% है म्यूचुअल फंड्स में। एवरेज टोटल एक्सपोजर, सेक्टोरियल एक्सपोजर 26.92, हाईएस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लार्ज कैप में 34.4 एवरेज बोल रहा हूं। तो जब जब वित्त आती है सेक्टर में, पहली सवाल ये उठता है कि वो सेक्टर म्यूचुअल फंड वाले के पास कितना है। अगर मैं म्यूचुअल फंड निवेश रखूं, अगर विपदा आती है फाइनेंशियल सर्विसेज में, समझो कि एनपीए का कुछ हो जाता है और कुछ आरबीआई की कोई रेगुलेशन आती है, तो मैं इमीडिएटली देखूंगा भाई 27% तो मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा हुआ। सो इट्स नॉट द सेक्टर व्हिच हैज डबल डिजिट एक्सपोजर्स। तो ये एक बड़ा आपने एनालिसिस यहाँ पे किया। तो मोटे तौर पे फार्मा सेक्टर पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हालांकि देखना पड़ेगा जो डिटेल ऑर्डर व्हाइट हाउस से आता है, लीगल ऑर्डर, उसमें कहाँ पे क्या, चूँकि बहुत सारे डेफिनेशन अभी आने बाकी है कि ब्रांडेड किसको कहेंगे, जो ब्रांडेड जेनरिक भी हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं उसको क्या इसके दायरे में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। एक सेक्टर जो है वो पिछले दिनों लग रहा था कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वो था आईटी सेक्टर। लेकिन आईटी सेक्टर भी बड़ा मुसीबत में आ गया, मतलब 2.5% लो पर है। मैं देख रहा था कि यहाँ पे TCS जैसी कंपनी अकेले 4 साल के लो पे पहुँच गई है। वैसे तो इस पर मैं जाऊँगा सुनील सुवर्णम साहब आपके पास, लेकिन जरा मैं अरुण मल्होत्रा साहब से इस पर राय ले लूँ। मैं देखिए, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन सब का जो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ बिजनेस आता है वो यूएस डिपेंडेंट है। बट उस तो जहां पर भी कहीं ना कहीं कोई बात आती है यूएस की डिमांड, यूएस के टैरिफ, तो ये दो सेक्टर्स पे सबसे पहले इम्पैक्ट आता है। बट फार्मा में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो जेनेरिक्स पे हमारे लोगों का फियर है कि उस पे आ जाएगा, जेनेरिक्स एज ए परसेंटेज ऑफ द फॉर्मुलेशन कॉस्ट इज वेरी वेरी स्मॉल। जेनेरिक्स क्या होता है, एपीआई है या कोई है जो वहां जाके आप उसको फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, सो वो कॉस्ट में अगर लग भी गया कुछ टैरिफ, तो मुझे नहीं लगता कि उतना इंपैक्ट कहीं एक्सपोर्ट क्वांटिटी में आएगा। दूसरा, मोस्ट ऑफ द यूएस इंडियन कंपनीज के यूएस में प्लांट्स हैं, तो अगर ब्रांडेड फॉर्मुलेशन कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ तो वो कंपनीज क्या करेंगी, एपीआई जिसपे टैरिफ नहीं है वो यूएस में प्लांट पे ले जाएंगी और वहां से फॉर्मुलेट करके यूएस मार्केट्स में बेचेंगी। तो मुझे लगता है तो कि ये कहीं ना, सॉरी, प्लीज प्लीज अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो ये जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना अभी फियर्स को एक्स्ट्रापोलेट किया जा रहा है कि पूरा बैन ना हो जाए या ये ना हो जाए। आपको एक चीज फैक्टर और देखना है, सबसे पहले जो ट्रबल आती है ना, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, सबसे पहले करेंसी मार्केट में आती है। और करेंसी हमारी 85 से चुपचाप पहुंच के 88.335 पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं वहां पर करेंसी को पहले स्टेबलाइज होना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये टैरिफ्स कम होंगे, प्रोडक्टिबिलिटी आएगी, तब मार्केट्स में ठहराव आएगा। अदरवाइज नेक्स्ट 2-3 महीने मुझे लगता है ये मार्केट्स में टर्बुलेंस रहेगी, जिसको हम कहते हैं, टर्बुलेंस रहेगी। और जैसे ही आप अपना टाइम पीरियड स्ट्रेच करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर आपको यहां से 12 महीने के अंदर अच्छी रिटर्न मिल जाएगी।
हालांकि चूंकि आपने वापस से फार्मा पे ले आया हमारी चर्चा को, तो एक सवाल मैं जरा अभिषेक अग्रवाल साहब आपसे पूछूं, चूंकि फार्मा पे जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, जेनरिक बनाने वाली कंपनियां उसकी हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरती से फिरोज अजीज साहब ने एक्सप्लेन किया कि फार्मा में बहुत सारे ऐसे भी कंपनियां जैसे कि हेल्थ केयर की कंपनियां हैं, हॉस्पिटल कंपनियां हैं। तो आपके हिसाब से अगर हमें फार्मा में कुछ या हेल्थ केयर सेक्टर में पोर्टफोलियो बनाना हो तो हम लोग इधर ज़्यादा रुख करें, क्या ये ज़्यादा सही रहेगा? देखिए, फिलहाल सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करते हुए अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो फिर ये अभी भी पूरी तरह से अनसर्टेन है कि जो चल रहा है वो कंटिन्यू होगा क्या। ये सबसे बड़ा सवाल वो है, बिकॉज अगर यहाँ टैरिफ की पुल बैक हो गई और हमने हमारा एलोकेशन बदल दिया उन तरह की कंपनियों का जिनका एक्सपोजर या तो यूरोप की तरफ ज्यादा है या इंडिया की तरफ ज्यादा है, और फिर एकाएक ये बदल गया, तो फिर आप जो करेक्शन अभी देख रहे हो वो एकाएक वो रिवर्स होने में भी समय नहीं लगेगा। सो मैं इसको इतनी जल्दी से कंक्लूसिव वे में नहीं लेना चाहूंगा कि क्या हमारे लिए हेल्थ केयर या नहीं तो फार्मा एज अ ऐसा करिए, सेक्टर। एक चीज और मैं सवाल सीधा कर देता हूँ। हमें पैसा लगाना हो तो हम कहाँ लगाएं, अगर फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर में लगाना हो तो? या फिर हमारा एक्सपोजर हो तो हम क्या करें? देखिए, कोई भी जगह पे अगर हम देखें, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया के अंदर में हमारी जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी बहुत कम है। सो आप इंडिया फोकस्ड कोई भी आप फार्मा जहाँ पे जिनका ज्यादा परसेंटेज कंजम्पशन यहाँ होता है उसको बिल्कुल आप देख सकते हैं। और वो एक ऐसा बैठे है जो आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। सब में फर्क ये होता है कि बस यहाँ पे कंपनी जो थोड़ी समय थोड़ा ज्यादा लेगी और मार्जिन कम होती है, बिकॉज आप अमेरिकन कंपनीज में देख रहे हैं तो वहां पे हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे मार्जिन बहुत बड़ा होता है खेलने के लिए। और वो एक करेंसी में भी जब हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक डबल फायदा लेने की कोशिश कर रही होती है, जो डोमेस्टिक में आपको वो प्ले करने को नहीं मिलता। बट देन आपके पास एक डिमांड है, ग्रोथ है, जो आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो रिलायबल है। सो मैं अगर देखूंगा तो डोमेस्टिक पे ही, जो कि इंडिया का भी फोकस अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट का है वो भी है और हमें भी रखना ही चाहिए, बिकॉज साइज ऑफ द कंट्री इज डेफिनेटली काफी बड़ी है इसे कैटर करने की। मैं आऊँगा आपके पास सुनील सर, आईटी पे सवाल लेकर के नहीं, एक सवाल और फार्मा को लेकर, चूंकि मैं जब से शेयर मार्केट को देखना सुनना शुरू किया हूँ तब से हमेशा से फिरोज अजीज साहब एक चीज़ सुनता था कि जब पूरा मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मच जाए, तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो बचा के रखता है आपको और वो एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है, और वाकई बचा हुआ भी था। लेकिन अब जो फार्मा की दीवार टूटी है, तो क्या कह सकते हैं कि ये जो धारणा थी मार्केट की वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो गई या फिर वन टाइम में है? क्या फार्मा भी नहीं वन टाइम बचेगा गिरावट में? नहीं, लक्ष्मण जी, फार्मा डिफेंसिव था और डिफेंसिव रहेगा मेरे हिसाब से। और ये जो मार्केट की करंट गिरावट है वो इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। ऑफ कोर्स साइडवेज मूवमेंट, एक साल की एनिवर्सरी भी हो गई टाइम करेक्शन की। लास्ट ईयर सेम 24 सितंबर को सबसे पीक पे पहुंचे थे 26,200। तो आज एक साल पूरा हो गया, और आप 7-8% निफ्टी जैसी का इंडेक्स पे नीचे है। सो ये जो स्थिति है इसको हम फार्मा की डिफेंसिव नेचर को टेस्ट करने के लिए अच्छा पीरियड नहीं है। दीज आर साइडवेज मूवमेंट्स। अगर जैसे कोविड की क्रैश आई हुआ, फार्मा ऑफ कोर्स काफी स्टेबल रहा। तो आई डोंट थिंक दिस इज एन एबरेशन टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड फार्मा की जो डिफेंसिव नेचर है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी कम मिलती है। आप देखें, अब यूएस की जो एक्सपोर्ट्स है हमारी 30.5 बिलियन की करीबन है, डॉलर्स में बोल रहा हूँ। 9.24% का इजाफा हुआ है उनकी एक्सपोर्ट्स में। तो एक्सपोर्ट्स की लास्ट 15-10 साल की धूम है। टू FY15 से FY16 से स्पेशली FY26 तक 7% की ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में यूएस की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की। फ्रॉम $16 बिलियन वी हैव कम टू $30 बिलियन। तो ये बहुत स्टेबल एक्सपोर्ट भी ग्रो हुआ है, बहुत ज्यादा भी नहीं ग्रो हुआ है, बहुत कम भी नहीं ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर 9% ग्रो हुआ है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक फार्मा डिफेंसिव आज नहीं दिख रहा होगा। ऑल फॉल्स डाउन जैसा कुछ स्थिति है, बट आई थिंक फार्मा विल स्टैंड बैक एज its reputation of being a defensive sector. नहीं, वो ये सवाल मैं इसलिए भी पूछा, क्योंकि होता क्या ना, मतलब साइकोलॉजिकली मार्केट को छोड़ भी दें, कि आपके देश की सुरक्षा का या फिर आपके घर की सुरक्षा का सबसे जो मेन दरवाज़ा है, कि उसको तो कोई भी आके बाकी दरवाजे तोड़ देंगे, उस दरवाजे को कोई नहीं तोड़ पाएगा, भले ही कितना भी संकट ना हो। जब वो दरवाज़ा टूट जाता है ना, तो फिर लगता है कि अब तो मामला वाकई बड़ा गड़बड़ हो रहा है। लक्ष्मण जी, उस दरवाजे को मैं टूटता तब बोलूंगा जब अर्निंग्स चली जाएगी। देखो, कैपिटल मार्केट्स में जो प्रॉक्सी है
वो इतनी अच्छी प्रॉक्सी नहीं है। कोई कह रहा था मैं गोल्ड नहीं खरीदूंगा, गोल्ड की माइनिंग की कंपनियां खरीदूंगा, तो फिर मैंने उनकी कोरिलेशन चेक की, -0.2 की कोरिलेशन आई। कैपिटल मार्केट में लोग खरीद रहे बेच रहे हैं शेयर, माना कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। सो मैं उस दरवाजे को टूटता नहीं मानता प्राइस के आधार पे, बट उनकी एक्चुअल यूटिलिटी खत्म हो जाए, उनकी अर्निंग्स खत्म हो जाए, इंडिया में कंजम्पशन खत्म हो जाए ड्रग्स की, तब मैं मानूंगा कि यार वो दरवाजा टूट गया। वो दरवाज़ा टूटेगा। अब चलिए ऐसा करते हैं, वो सारा रडार मैं घुमा देता हूँ सुनील स्वर्णम साहब के पास, क्योंकि जब भी इनके साथ आता हूँ तो मेरे से इनकी लंबी बहस होती है आईटी सेक्टर को लेकर के। अब आईटी सेक्टर पर अभी आपका वही नज़रिया है जो आज से 3 महीने पहले हमारे शो में था आपका? बिल्कुल, मैं कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि देखिए, दो चीज है ना, आईटी की जो डाउन ट्रेंड है, एक साल में निफ्टी का 6% का गिरावट है, आईटी का 20% का गिरावट है। और फार्मा सेक्टर की सेफ्टी की बात कर रहे थे, अरे लॉन्गर टर्म में आईटी सेफ्टी सेक्टर भी माना जाता था ना, मगर क्यों? क्योंकि एफआईएस की पसंदीदा सेक्टर था वो बहुत सालों से। अब क्योंकि एफआईएस की कंट्री बिकवाली हो रही है, पैसिव फंड्स में भी आउटफ्लोज हुए हैं इमर्जिंग मार्केट पैसिव, इन इंडिया स्पेसिफिक पैसिव फंड से, तो उसके कारण जो 10% आईटी का शेयर है उसमें सेलिंग आ रही है कंटिन्यूअसली। अब आईटी की स्थिति में क्या है, क्यों सेफ्टी माना जाता था? बिकॉज एक डॉलर बेस्ड अर्निंग्स था और एक स्टेडी अर्निंग्स थी। कोविड के बाद उसमें एक छलांग आया था एक ग्रोथ सेक्टर की तरह, क्योंकि लोग ने कहा कि अरे इस वक्त में जब सब लोग घर में से काम कर रहे हैं, इंटरनेट भी बढ़ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ रहे हैं, तो एक ग्रोथ की जो ये आई थी उसमें, तब उसके बाद स्टेबलाइज हो गई। वो नॉर्मल हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की सेक्टर है और सेफ्टी माना जा रहा था, मगर क्योंकि एफआईएस बेच रहे थे उसमें ज्यादा दबाव आया है। सेकंड, ये एआई का डर और ये जीसीसी की कॉम्पिटिशन का डर, ये सब आके एक सेंटिमेंटली उसको अफेक्ट किया है। मगर जैसे अभी अरुण जी कह रहे थे, 3% का डिप्रिसिएशन रुपये में हुआ है, किसको बेनिफिट होगा? आईटी सेक्टर को होगा। आज की गिरावट ज्यादा हुई, उसका स्पेसिफिक कारण था एक्सेंचर के रिजल्ट में उन्होंने थोड़ी नरमी दिखाई, मगर उसकी नरमी के पीछे भी अगर एनालाइज करेंगे, वो यूएस गवर्नमेंट की ऑर्डर्स उनके घट रहे हैं, वो जो खाली एक ही सेक्टर के कारण उनका नरमी था, मगर एआई रिलेटेड में उन्हें पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया। और इंडियन कंपनीज की हमें कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए कि ये भी एआई रिलेटेड कंसल्टिंग में अपना ये करेंगे। वक्त लगेगा, मगर मेरा कोरिलेशन दो चीज है, रुपी वीकनिंग उसके लिए पॉजिटिव है, और जब एफआईएस की वापसी होती है तभी इंडियन मार्केट की बढ़त होगी, तब आईटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। मगर उस वक्त कब होगा वो वक्त वही हमारे पास जाना नहीं है, क्योंकि ये टैरिफ का मसला है। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि आईटी इज द मोस्ट टैरिफ इंपैक्टेड सेक्टर, दो आईटी पे टैरिफ नहीं लगा है, तो मगर बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स वो टैरिफ का हवा जो है वो आईटी सेक्टर के ऊपर हावी है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक ना एक दिन तो, नहीं तो स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हो, एक ना एक दिन ये टैरिफ का मसला पीछे जाएगा और एफआईएस वापस आएंगे, ये उम्मीद तो रखनी चाहिए। नहीं तो इंडियन मार्केट की सिचुएशन यही रहेगी कि बुल इकोनॉमी और बेरिश मार्केट, बदलाव आना है तो एफआईएस को वापस आना ही है, और उस दिन जब आएगा तो आईटी सबसे ज्यादा दौड़ेगी, यही मेरी माननी है। तो बाय ऑन डिप्स करके धीरे धीरे मैं अभी भी पोर्टफोलियो में वो ऐड ही करता जा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि आप जो आईटी पर भरोसा जता रहे हैं उसके पीछे आप जो बता रहे हो हिस्टोरिकल रीजन बता रहे हैं कि आईटी एक समय में डिफेंसिव सेक्टर था, एफआई आएंगे तो आईटी सेक्टर में आएंगे। आपने एक लॉजिक दिया कि एआई जैसे चीज़ों को जो चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस का जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। मेरा सवाल इस तरह से है कि मान लिया एआई का इम्पैक्ट था, तो एआई के इम्पैक्ट से आईटी कंपनियां, बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां कैसे निपटेंगी, उनका कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है। डर इस बात का है, एफआई आएंगे तो उनके पास पूरा मार्केट खुला रहेगा, आईटी में ही क्यों आएगी? ये देखिए, फर्स्ट थिंग इज हमारे आईटी कंपनीज के पास क्या स्ट्रेंथ है, भयंकर कैश बैलेंस है। उस कैश बैलेंस का इम्पैक्ट क्या होता है कि वो जाके एक अच्छी उभरती हुई एआई कंपनी को दुनिया में कहीं पे वो खरीद सकती है, मौका देखकर वक्त लेकर वो एक्विजिशन करके एआई की जर्नी में फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। मगर वो खबर पहले से वो अनाउंस करके न्यूज में नहीं आता है, नंबर वन। और नंबर टू बात है कि अभी भी मैं आईटी की कह रहा हूं, डिविडेंड यील्ड के तौर पर इट इज अ वेरी गुड सेफ सेक्टर। सेफ्टी कब आता है? डिविडेंड यील्ड पर 3 से 4% डिविडेंड यील्ड है आईटी स्टॉक्स में, तो सेफ्टी से इसलिए माना। मैंने पिछली हिस्ट्री बताई, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम हिस्ट्री आज की है।
इसलिए बताइए, क्योंकि उसके माहौल जो होती है ना, उसके बेसिस में कहा। और मेरा मानना है कि एफआईएस क्यों आईटी पसंद है, क्योंकि जब आईटी की बायर्स होते हैं ना, ये सब एफआई के कस्टमर्स हैं, उधर एफआई उन कंपनियों में भी निवेश करते हैं, तो पूरी जानकारी, जैसे इमर्जिंग मार्केट में आते हैं तो उनको एक तरह से डाउट होता है कि ये कंपनी की सेल्स असली जा रही है, इंडिया में माहौल कैसा है। आईटी के बारे में वो डाउट नहीं होता है, क्योंकि ये सब यूएस कंपनी को बेच रही है, तो उनको इजीली काउंटर चेक कर सकता है और उधर से एक डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि आज अमेरिका की आउटलुक में थोड़ी एक मिक्सड ओपिनियन है ग्रोथ के बारे में, इसलिए उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। जैसे उधर क्लैरिटी आ जाएगी ना, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, यू शुड बाय व्हेन पीपल आर आस्किंग यू व्हाई, नॉट व्हेन पीपल आर आस्किंग यू व्हाई नॉट। वही सिंपल रूल है मेरा स्टॉक मार्केट में। ओनली थिंग इज टाइम शुड बी इन योर फेवर, आपको वेट करना होगा। टाइम आपके लिए वेट करना पड़ेगा। फिरोज अजीज साहब, आपकी क्या राय? I think IT sector, of course, जनरली लो बीटा सेक्टर होता है, उसकी जो करेक्शंस हैं काफी स्टीप हो चुकी हैं। अब इस हफ्ते भी अगर आप देखते हैं तो बड़ी आईटी कंपनीज ऑलमोस्ट 5 to 8% डाउन है। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आपके 2-3 साल का टाइम फ्रेम है तो आईटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट आज की करंट स्थिति जो है, मैं तो ABCD जो थे वो सेक्टर्स बोल रहा हूँ, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंजम्पशन, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल था, अब उसमें थोड़ी करेक्शन आई है, और रिन्यूएबल एनर्जी, ये 5 सेक्टर आपके पास हैं। तो उसके बावजूद आईटी सेक्टर आपका पैसा मांगे या ले जा पाए, इज अ टफ कंपटीशन फॉर आईटी सेक्टर, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो थीम में बहुत ज्यादा फ्यूअल है, डोमेस्टिक फ्यूअल है। टैक्स रेट का, टैक्स कट्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आपकी काफी सारी कंजम्पशन थीम्स पे काफी इम्पेटस है। सो आई पर्सनली थिंक जो आपके कंजम्पशन फंड्स हैं, जैसे 27 कंजम्पशन फंड है, काफी बार होता नहीं है इस 3% चल रही है। ज्यादातर सेक्टर्स तब मशहूर होते हैं और आप फिर रेयर व्यू मिरर में देखते हैं तो ऑलरेडी 30-40% की रिटर्न हो चुकी होती है साल भर में। सो कंजम्पशन इज वन सेक्टर व्हिच कैन कंज्यूम माय मनी, इफ नॉट द एक्सपेंडिचर। सो आईटी को पैसा इस बिल्कुल। स्थिति में मिलना थोड़ा कम मैं प्रेफर करूंगा, बिकॉज देयर इज सो मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, तो आईटी के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये आप एक तरीके से आईटी पर बिल्कुल फेथ करके कि इस आईटी पर पैसा लगाइए लगाइए, ऐसी राय निकल कर यहाँ पे नहीं आ रही है वैसे। लेकिन इस पे अभिषेक अग्रवाल साहब और अरुण मल्होत्रा साहब दोनों लोगों की राय लूँगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद आता हूँ तो फिर इस पर आप लोगों की राय जानूंगा मैं। जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के मौजूदा रुख को लेकर के। ब्रेक पे जाने से पहले आईटी सेक्टर पर लंबी चौड़ी चर्चा हुई। निकल कर सामने ये आया है कि आईटी सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ से धीरे धीरे करके आप वहाँ पैसा लगा सकते हैं, हालांकि विकल्प कई सारे और भी हैं। अरुण मल्होत्रा साहब, पैसा लगाना हो तो कहाँ लगाएं? आईटी में लगाएं या आईटी के अलावा दूसरे विकल्प भी हैं? और आईटी में लगाएं तो मिड कैप, लार्ज कैप, कहाँ आप देख रहे हैं संभावना? लक्ष्मण जी, मेरा व्यू थोड़ा सुनील जी से डिफरेंट है। मेरा ये मानना है कि ये जो आईटी मैं बिगर तो ढूंढ ही रहा था सुनील जी से डिफरेंट व्यू कहीं से आए। तो मैंने आपकी बात सुन ली। तो ये जो आईटी लार्ज कंपनीज है, ये बेसिकली सर्विसेज ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जहां पर ग्रोथ अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं 4 का 4.5 हो जाए, 4.5 का 5 हो जाए, 5 का 4.5 हो जाए तो स्टॉक डाउन हो जाता है। और वो पी उनका अभी भी 18, 20, 22 पी है। सिर्फ उसमें एक पॉजिटिव आता है कि ये स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो कंपनीज हैं, कैश फ्लो काफी जनरेट होता है, तो बायबैक्स आते रहते हैं। बट क्या 5% ग्रोथ के लिए, जहां पर इतने हेडविंड्स हैं और जहां मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि मार्जिन पे काफी प्रेशर रहेगा टैरिफ की वजह से, यूएस कंपनीज जो बिग कंज्यूमर है आईटी सर्विसेज का, वहां पे जब उनको इन्फ्लेशनरी प्रेशर लगेगा तो सबसे पहले जो उनका वेंडर होगा जो 20% कमा रहा है, जो नोट पब्लिश्ड अकाउंट्स में दिखता है कि ये आईटी सर्विसेज ने 20% कमाया और मेरी मार्जिन पे प्रेशर है, तो सबसे पहले इन वेंडर्स पे मार्जिन जाएगा। तो जहां आपका ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रहा है, मार्जिन का भी रिस्क है, और वहां पर वैल्यूएशन अभी भी 18 टाइम है, मुझे लगता है वहां पर मार्केट में उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। ये कहने के बावजूद कुछ स्मॉल मिड साइज्ड आईटी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट ड्रिवन है, जो डिजिटाइजेशन, एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन में जा रही हैं या कहीं एआई में हैं, वहां पर ग्रोथ रेट्स मच हायर होंगे।
वहां पर आपको देखना चाहिए। तो आईटी से मेरा, हाँ जी, ये आईटी से बिल्कुल मेरा, बिल्कुल। सुनील सर, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं कि अभिषेक जी के पास जाऊं मैं? नहीं, मैंने तो कह दिया अपना जो पार्ट है, मगर मैं यही कह रहा था कि देखिए, मनी फाइंड्स द बेस्ट बिडर। आप ये रिलेटिव बात है जो आईटी के बारे में इन्होंने कहा, ये कभी का वही का बात है ना, ये कहीं न्यू नहीं है। मगर जस्ट एक बात है, जब रिसेशन स्लोडाउन आती है तो कॉस्ट सेविंग करने के लिए आईटी का बिजनेस एक्चुअली बढ़ता है। आप हिस्टोरिकली जाके देखिए बायर्स की तरफ, क्योंकि आईटी एक बिग कॉस्ट सेविंग होता है, एआई रिलेटेड कंसल्टिंग से कॉस्ट सेविंग होता है यूजर इंडस्ट्रीज को, इसलिए आईसीटी आईटी पे खर्चा करते हैं। तो मेरा ये भी कोरिलेशन मैंने देखा है कि जब स्लोडाउन ये वो जो आती है, वो अपना आईटी में ज्यादा करके अपना कॉस्ट सेविंग कंसल्टिंग से करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक मगर ठीक। अरुण जी जो कह रहे हैं ठीक है, उनकी बात भी ले लेते हैं, मगर मैंने जब कहा वो मेरा व्यू तो मैंने बता दिया। ठीक है, उसमें अभिषेक अग्रवाल साहब, आपका व्यू आईटी पे? देखिए, हम काफी हद तक जो चर्चा कर रहे हैं आईटी पे, वो बहुत आइसोलेटेडली डोमेस्टिक आईटी कंपनीज को लेकर कर रहे हैं। बट आईटी को जब हम बात कर रहे हैं तो हमको इंटरनेशनल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए भी देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। और ऐसा बिल्कुल। क्यों है कि इंडिया की आईटी कंपनियां जो इतने सालों तक बेलवेदर रही, वो क्यों नहीं ग्रो कर रही है? उसका सबसे बड़ा फंडामेंटल ये रीजन है कि ये लोग डिफेंसिव हो चुके हैं। दे आर नॉट एग्रेसिव, दे आर नॉट डूइंग एक्विजिशन। कैश लेकर बैठे हो, कैश कमोडिटी है। जब मार्केट में मुझे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तब मैं देखूंगा मार्केट कैप टू कैश का रेशियो क्या चल रहा है। वो एक मेरे एंट्री पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए है, बट दैट डजंट मीन दैट आई विल जंप टू अ आईटी सेक्टर बिकॉज ऑफ दैट। नाउ सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, हम बार बार डिस्कस ही नहीं करें, वो निवेदिया है। निवेदिया की मार्केट कैप आपको मालूम है अभी फिलहाल क्या है? $4 ट्रिलियन। पूरे देश हमारा जो है वो $4.2 ट्रिलियन का है, उतना तो उसका मार्केट कैप है। और उस समय जब ये निवेदिया, तो आज 2-3 साल की कहानी बनी है जो एक नंबर्स में बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा पुराना प्लेयर रहा अमेरिका के एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है, वो इंटेल है। आज इंटेल, जो कि एक जमाने में सबसे बड़ी लीडिंग आईटी कंपनी थी, इंटेल का मार्केट कैप है $150 बिलियन। सो इसको अगर मैं अब नंबर्स में कैलकुलेट करूं ना, तो क्वार्टरली रेवेन्यू निवेदिया का क्वार्टरली रेवेन्यू है $50 बिलियन। और यही इंटेल का यही नंबर है $15 बिलियन। अब आप 2 साल पहले चले जाइए, 3 साल पहले चले जाइए, उस समय यही निवेदिया की जो क्वार्टरली नंबर होती थी वो $5 बिलियन होती थी। देखिए ग्रोथ किसको कहते हैं, ठीक है? अगर नंबर में ट्रांसलेट किसी चीज ने किया है तो ये हुआ कहाँ? एआई की रेस में। एआई की चिप जो बन रही है वो निवेदिया ने बनाई, वो वहां पे उन्होंने पोल पोजीशन हासिल कर ली। हम यहाँ इंडिया के अंदर में अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी भी हमारा आर्बिट्राज वाला गेम ही चल रहा है। तो वहां पे हम अभी लंबा नहीं टिक सकते। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में ऑलरेडी चाइना और यूएस बहुत ही एग्रेसिवली एआई के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने एक लेवल पे चीजों को बिल्ड किया है। हम अभी भी कैचअप कर रहे हैं, और उसमें भी हम काफी पीछे हैं। तो उस हिसाब से आईटी एज अ सेक्टर तो मुझे बिल्कुल भी एक्साइटेड मुझे नहीं करती है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी, ना तो कोई बड़ा इनोवेशन देखा है, ना कोई एग्रेसिव स्ट्रैटेजी देखी है जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि अगले 10 साल में हम कम से कम हमारी जो पहली पोजीशन है उसको मेंटेन करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज माय व्यू इफ आई हैव टू लुक एट इन जेनरिक इन टर्म्स ऑफ हाउ आईटी इज राइट नाउ बिहेविंग। हालांकि मुझे लगता है कि आईटी पे इतनी सारी बातें हैं कहने के लिए नहीं, कि हम लोग अलग से एक आवाज़ अड्डा इसी पे करेंगे और आप लोगों को बुलाऊंगा, चूंकि अच्छे अच्छे डिफरेंस व्यू लेकर के आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ के बिना आवाज़ अड्डा आज का थोड़ा सा अधूरा रहेगा, वो है कि आने वाले 2 इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपको रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा अर्निंग सीजन। अनु सिंघल सर, बाजार की जो अभी सिचुएशन है, आपको लगता है कि इन दोनों इवेंट पे बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा अगर कुछ अच्छा होता है तो? जी बिल्कुल रिएक्ट करेगा इन क्यूज़ पर मार्केट। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी उस समय पर आ रही है जहां पर जीएसटी का कट आया है, इन्फ्लेशन अभी भी बिनाइन बनी हुई है, मॉनसून नॉर्मल रहा है। पिछले मीटिंग में आरबीआई ने पॉज लिया था, तो एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आरबीआई थोड़ा सा डविश साउंड करेगा इस बार, ये एक्सपेक्टेशन होगी। आरबीआई की दिक्कत ये है कि अब तक आरबीआई ऑलरेडी काफ़ी रेट कट कर चुकी है, जो शायद सिस्टम में ट्रांसमिशन जिनका हुआ नहीं है। तो इन दैट सेंस उनकी स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अर्निंग सीज़न होगा लक्ष्मण जी। जीएसटी कट के बाद अगर अर्निंग सीज़न में इस बार रिकवरी नहीं आई तो मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। स्पेस नहीं है मार्केट के पास इस बार अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट के लिए, तो मार्केट की हेल्थ के लिए ज़रूरी होगा कि इस बार की अर्निंग्स अच्छी हैं।
हालांकि अर्निंग सीजन पे मेरा एक व्यू है अनुज सर कि अभी जो है जीएसटी रेट कट का असर दिखेगा क्या अर्निंग सीजन पे, क्योंकि जीएसटी के ऐलान और जीएसटी के लागू होने में दोनों में जो बीच का अंतर था उस वक्त काफी ज्यादा ठहराव आ गया था शॉपिंग में। दिखना चाहिए, क्योंकि भले ही 22 तारीख से ये जीएसटी का एक इम्पैक्ट आया हो, लेकिन एक करीब 9 दिन का पीरियड 22 से 30 तारीख का, और वो भी जो कोइंसाइड कर रहा है नवरात्रि के साथ, तो होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए आप, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला की प्राचीर से अनाउंस किया था कि जीएसटी कट होने वाला है। तो 15 अगस्त से लेकर एक 22 सितंबर तक के बीच में कितनी बिक्री हर्ट हुई और उसमें से कितनी कॉम्पनसेट हुई 22 से 30 के बीच में, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनीज की कमेंट्री। अगर कंपनियों ने ये भी आगे कह दिया ना कि नहीं देखिए थोड़ी सी कम हमारी सेल्स हिट हुई थी बिकॉज जीएसटी कट का अनाउंसमेंट हो गया, तो लोगों ने अपनी परचेजेस पोस्टपोन की थी, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है अगला क्वार्टर बहुत ही शानदार होगा। अगर कंपनीज ने ये भी आगे बोल दिया अगले क्वार्टर में दिवाली भी है, तो मार्केट उसको फिर पॉजिटिवली लेगा। फिरोज अजीज साहब, मार्केट अगले अर्निंग सीजन में क्या देखना चाहेगा? मेरे हिसाब से अर्निंग सीजन में मार्केट, अगर आप एनएसई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करते हैं, जो 63 चेंजेस हुए थे लास्ट ईयर के, अगर उसको मैं रिप्लेस कर दूं वापस, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स अर्निंग्स, 18% की ग्रोथ आई थी। जो ये नैरेटिव बन रहा था कि स्मॉल कैप में अर्निंग्स लास्ट ईयर नहीं आई हैं, बट अगर आप इंडेक्स लेवल पे -9 देख रहे हैं तो वो गलत नंबर है, क्योंकि उसमें 63 स्टॉक्स बदल चुके हैं। उसको हम वापस रिप्लेस करके कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखते हैं। तो वैसे ही अगर मैं निफ्टी की देखता तो 11 थी लास्ट ईयर, मिड कैप की ऑलमोस्ट अबाउट 18-20% थी, अगर वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखूं आज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और स्मॉल कैप में भी 18% थी। इस ईयर मेरे हिसाब से स्मॉल कैप की जो करंट 250 स्टॉक्स हैं उसकी अर्निंग्स मेरे हिसाब से 12 से 13% पूरे ईयर में आएंगी, और सेकेंड क्वार्टर शुड बी बेटर देन द फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम द सिक्लिकलिटी स्टैंड पॉइंट। तो तीनों मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में रिजल्ट सीजन के एंड पे हमारी ये उम्मीद है कि निफ्टी पे यू विल सी ऑलमोस्ट 9% पर एनम ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, एंड स्मॉल कैप में 12 to 13%। तो काफी नॉन डाइवर्जेंट अर्निंग्स की उम्मीद है इस बार। सुनील सोनम सर, आप नहीं, देखिए क्या उम्मीद लेके मैं बैठे हैं? अजीज जी से सहमत हूं कि डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आएगी लो, मगर स्मॉल कैप और मिड कैप की 1 ईयर फॉरवर्ड भी 32 पे है। तो मेरे ख्याल में मार्केट इस बार उस अर्निंग सीजन के हिसाब से कुछ मूवमेंट नहीं दिखाएगी। और जैसे अनुज जी ने कहा, मोर इम्पोर्टेंट है कमेंट्री, क्योंकि देखिए 20 तारीख दिवाली है, तो अर्निंग सीजन की शुरुआत होते ही आपको हर कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स में दिवाली का सेल्स तो ऑलरेडी उनको पता होगा, तो वो माहौल दिखेगा, स्टॉक में एक बुलिशनेस आएगी। तो अगले साल की जो डिस्काउंटिंग, मुझे ये अर्निंग सीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पीरियड में एनालिस्ट अपनी सोच को थोड़े अगले साल की ओर ज्यादा देखे, क्योंकि अक्टूबर से देखे तो 5 महीना बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर में और 7 महीना है अगले फाइनेंशियल ईयर का। तो धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता है और नवंबर में आती है, तो नेक्स्ट साल का जो डिस्काउंटिंग है ना, वो एक करेक्शन इन ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो शायद। तो मेरे लिए ये कमेंट्री, अनुज जी से मैं बहुत सहमत हूं कि कमेंट्री जो ये एनालिस्ट सुनते हैं इन क्वार्टरली अर्निंग्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देन द एक्चुअल अर्निंग्स, क्योंकि जनवरी वाले अर्निंग्स सीजन जो दिसंबर क्वार्टर के आते हैं वही रियली मायने लगते हैं कि फेस्टिवल सीजन का इंपैक्ट क्या खाली अपने जीएसटी कट के कारण हुआ या इनको और भी कुछ डिस्काउंट करनी पड़ी। तो कंजम्पशन में ये एक सोच है मेरी कि बहुत से कंपनीज को और भी दाम कटवाने की जरूरत पड़ेगी कंपटीशन के कारण, तो मार्जिन्स पे इंपैक्ट दिखेगा, मगर वो अगले क्वार्टर भी दिखेगा। हालांकि एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपने कहा कि जीएसटी रेट से कट से काम चला कि अपने डिस्काउंट और भी देने पड़े, कई कंपनी ने खुद अपनी तरफ से डिस्काउंट दिए भी। और एक और चीज़ कि भले अर्निंग सीजन में ना दिखे, रिजल्ट में ना दिखे, लेकिन जिस दिन से जीएसटी कट लागू हुआ 22 सितंबर की बात करें, पहले दिन दूसरे दिन जिस तरीके की खरीदारी में एक उत्साह देखने को मिला, कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए, तो वो शायद एक तरह से इशारा कर सकता है अगर कंटिन्यू करता है तो आगे शायद बेहतर रहेगा। जो आपने कहा भी कि फ्यूचर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगा, और जहाँ तक मैंने समझा है कि डिमांड में एक बार पुश आ जाता है तो एक ट्रेंड बन जाता है, फिर वो डिमांड कंटिन्यू रहता है कई बार, तो फेस्टिव सीजन उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप सही मेहमानों के साथ बड़ा अच्छा लगा चर्चा करके, बहुत दिलचस्प चर्चा हुई। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।